नमस्कार बच्चों, आज हम मौलिक अधिकारों को आगे लेकर चलते हैं। पिछले क्लास में मैंने दो मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताई थी। वो थे समता का अधिकार और दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं बेटा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। व्हाट इज दिस? मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, बैन ऑन इनह्यूमन एक्टिविटीज एंड चाइल्ड लेबर। संकटपूर्ण कार्यों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, स्टॉप चाइल्ड लेबर ऑन रिस्की जॉब्स। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक मानव का एक आत्मसम्मान होता है, एक निजी जीवन होता है, उनसे कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड चाइल्ड लेबर, बाल श्रम तो बंद ही कर देना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चों को बाल श्रम तो बंद करना है, साथ में ही उनको रिस्की जगह पर नहीं भेजना है। जैसे कि ऐसा कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ तैयार होता है, या फिर खानों में माइंस, देयर चिल्ड्रन शुड नॉट बी सेंट टू वर्क। दैट इज टोटली शुड बी बैंड बाय द लॉ एंड विच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण का प्रतिषेध। इसका अर्थ ये है, इट मीन्स दैट यू आर टोटली फ्री टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन. You can go to the temple, you can go to the mosque, you can go to the church, wherever you feel like you can go and you can pray to the Almighty. Nobody will stop you from that. Yes, what are the things what we should not do? That is, अगर कोई आपके घर आता है कि चंदा दे दीजिए, सोचिए कुछ पूजा होने वाली है और आते हैं कलेक्शन के लिए, आप 50 रुपया दे रहे हैं, बोलते हैं नहीं 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 50 रुपया नहीं चलेगा मैडम, 500 रुपया देना पड़ेगा। दैट इज रॉन्ग। कोई आपसे ज़बरदस्ती जो है वैसा वसूल नहीं कर सकता। दैट इज़ योर ओन फेथ, आपका अपना निजी है वो आप अपने इच्छा अनुसार दे रहे हो। आप 5 रुपया दीजिए या 10 रुपया दीजिए या 5000 दीजिए, उसमें कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जैसे मैं पहले क्लास में भी बता चुकी हूँ, आप अपने रिलीजन का जितना हो सके आप प्रचार कीजिए, मतलब उसको मानिए, अच्छी बात है, पर किसी और की धर्म को आप अवहेलना मत कीजिए। डोंट क्रिटिसाइज द रिलीजन ऑफ अदर पीपल, दैट इज नॉट गुड, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस विच वी शुड स्टॉप। और एक चीज आती है जैसे कि आजकल थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, धर्म परिवर्तन। इफ अ पर्सन इज विलिंगली चेंजिंग द रिलीजन, नो प्रॉब्लम, वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम, इट इज हीज और हर ओन पर्सनल थिंग्स बेटा, दे कैन डू। बट फोर्सफुली, जबरदस्ती जो है आप किसी पर ये चीज लागू नहीं कर सकते हो, थोप नहीं सकते हो कि नहीं आपको जो है धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, या किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट ब्राइब द पर्सन, चलो आपको हम 5 लाख रुपया देंगे, आप हमारे धर्म में आ जाओ। दैट इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। शुरू दिन से, जिस दिन से हमने संविधान के बारे में पढ़ना शुरू किया, हम देखते हैं कि जो निम्न जाति के हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती है, उनको दी जाती है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ सकता है, एक समाज तभी विकास कर सकता है बेटा जब हम सभी को लेकर चलेंगे। हम सिर्फ आपका बहुसंख्यक को लेके चलने शुरू कर दिए, अल्पसंख्यक को भुला दिए, तो हमारा देश पीछे ही रह जाएगा, हमारा समाज पीछे ही रह जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी अच्छाइयाँ होती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारे पिछड़े भाई बहन जो पीछे रह चुके हैं,
जो किसी कारणवश आगे नहीं आ पाए हैं या हमसे कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं, उनको जो है हम हमारे साथ लेकर चलेंगे, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निम्न रीटों के अंतर्गत न्यायालय में जाने का अधिकार। Means now we have discussed about the 5 fundamental rights what we are having। 5 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने तो चर्चा कर लिया। अब ये जो अधिकार है आपके पास में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें जो है आपका इनको संरक्षण देने के लिए टू सेफगार्ड दिस, ये अधिकार जो है हमें प्राप्त है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, writ of habeas corpus। You may have the body, और तुम अपना शरीर रख सकते हो। इसके अंतर्गत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर हैविंग एंड विच वी कैनॉट लूज एट एनी कॉस्ट। सो इफ एनी पर्सन हैज बीन टेकन टू जेल और जस्ट पुट बिहाइंड द बार्स without any reason or by some mistake, and the person is not a culprit, then he or she can go to the court, can appeal, and if the court sees that the person is not a culprit, the person will be released। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्रता खो देता है, किसी कारणवश उसे जेल में डाल दिया जाता है या कानून आपका गिरफ्तार कर लेता है उसे, तो उस वक्त वो जो है आपका कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इससे क्या होगा? जब वो अपील करेगा तो उसमें देखा जाएगा, याचिका को देखा जाएगा और उसके बाद ये माना जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है आपका निर्दोष है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? इससे जो है हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो निजी अपना एक फ्रीडम है, वो सलामत रहेगा। नेक्स्ट, परमादेश, writ ऑफ मैंडेमस। हम आदेश देते हैं, वी कमांड। हाउ? अगर ऐसा होता है कि किसी संस्थान पर या कोई व्यक्ति अगर अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है, तो आपका वो जो है गलत कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, कोई व्यक्ति या कोई संगठन विशेष अगर आवाज़ उठाता है और याचिका दायर करता है, if a person is means giving appeal to the court, फिर ये मामला को देखा जाएगा और छानबीन करने के बाद अगर पाया जाता है कि हाँ वो व्यक्ति जो है सही मायने पे अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो जो है सरकार को या अपने संस्थान को धोखा दे रहा है, तो ये गलत बात है, तो उसे जो है उस गलती के लिए आपका उसको गलती करने से रोका जाएगा एंड उसको आदेश दिया जाएगा, परमादेश। Command, the person will be commanded to do the work in a proper way। Next comes प्रतिषेध, writ of prohibition। बेटा, by the word prohibition, a word comes in our word that is stop, यानी आपका किसी को भी आपका गलत करने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति आपका मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई जो है आपका कानून के खिलाफ कोई कदम उठाता है और अगर उसके लिए याचिका दायर होता है, तो न्यायालय जो है इस चीज़ को गौर करेगा और उसके बाद देखेगा कि उसने कौन सी गलती की है और उसके लिए उसे आपका जो है
सही करना, अपना कार्य को सही करना पड़ेगा। वो जो है अपना दायरे से बाहर नहीं जा सकता है, उसका जो दायरा है उसी में रहकर उसे काम करना है। वो अपना क्षेत्र से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता है। अगर ये करता है तो वो गलत है और इसके लिए जो है कानून हमारा रक्षा करता है। अगली आती है writ of quo warranto, अधिकार पृच्छा। किस अधिकार से कोई व्यक्ति अगर जो उपयुक्त नहीं है कोई पोस्ट के लिए, अगर वहां पर बैठा हुआ है तो वो गलत है। वो जबरदस्ती जो है कब्जा किया हुआ है कोई पोस्ट को या फिर कोई जगह को, तो वो गलत है और उसके लिए जो है आपका याचिका दायर किया जा सकता है न्यायालय में। जब याचिका दायर किया जाएगा, कानून जो है आपका सारे सबूतों को देखने के बाद जब ये पाता है कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ याचिका दायर हुआ है वाकई में अगर वो कल्प्रिट है, अगर वो गलत है, तो फिर उसे जो है आपका मना करेगा या फिर उस पोस्ट से जो है उसे निकाल दिया जाएगा। द पर्सन विल बी रिमूव्ड आइदर फ्रॉम द पोस्ट और ही विल बी गिवन अ वार्निंग एंड अ पर्टिकुलर मीन्स डायरेक्शन how to work and how much to work, what are his jurisdictions within which the person can work. That is very important. And the last is writ of certiorari. That means पूरी तरह से सूचित करना। This comes specially where an appeal has been given in the higher court or in the Supreme Court. Then the court asks the subordinate court to produce all the details, all the reports and all the papers of that case or of that matter to the higher authority. Then what happens is the higher court or the Supreme Court itself takes the decisions and if needed asks the subordinate court also to once again see and go through all the matters whether the judgment is given properly or not. इसमें यह होता है कि उच्च न्यायालय में जब कोई केस आता है, जब कोई याचिका दायर होता है, तो उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो उसके जो निचले कोर्ट है उसको जो है आपका न्यायालय को आपका प्रश्न पूछ सकता है या उसे हुक्म दे सकता है कि आपके पास में जो भी आपका दस्तावेज या कागज है इससे संबंधित वो जो है आप मुझे पूरी तरह से पेश कीजिए, सारी जानकारी मुझे प्रदान कीजिए, तभी मैं जो है आपका सही जजमेंट दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। और इसमें क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय है वो खुद भी इसमें तहकीकात करता है, छानबीन करता है और तय नतीजे तक पहुंचता है। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने निचले कोर्ट को भी आदेश दे सकता है कि आप दोबारा जो है सारी चीज़ों पर गौर करो कि क्या सही है और क्या गलत है। बेटा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी स्टेप्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस राइट we cannot enjoy the other 5 fundamental rights which we are having. जब तक ये हमारे पास नहीं होगा तब तक हम जो पिछले 5 जो मौलिक अधिकार हमारे पास है हम पूरी तरह से जो उसका आनंद नहीं उठा सकते। ये जो है हमारे लिए एक रक्षा कवच है कि अगर हमारा अधिकारों का हनन होता है तो हम ये सारे कदम उठाकर जो है धीरे धीरे करके अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। अगला आता है हमारा टॉपिक बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह है कि राज्य, हमारा समाज, हमारा राज्य जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, रीति रिवाज, हर तरफ आप पाएंगे। इट्स अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, not a homogeneous. It's very difficult to bring everybody under one umbrella. It's very tough. अब ये आता है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत को लेकर राज्य चलता है।
छोटी छोटी बातों, हर बात पर राज्य गौर नहीं कर सकता बेटा। अब जैसे हमारे द्वीप समूह में ले लीजिए, हमारे एलजी साहब हर कोने पर जाकर जो है वो गौर नहीं कर सकते कि किसके घर में पानी आया, या किसके घर में जो आपका बिजली है कि नहीं, या कौन से कोने में सड़क का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। ये ऐसी चीज है जहां पर स्टेट, आपका जो राज्य है, वो सारी चीजों को एक साथ लेकर चलता है और भलाई का कार्य करता है। इट्स अ स्टेट ऑफ वेलफेयर। यहां पर यह देखा जाता है कि हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि राज्य का भला होगा, लोगों का भला होगा, नागरिकों का फायदा होगा, उनका जीवन और भी ज्यादा उम्दा होगा, अच्छा होगा। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब आपका जो कार्य है वेलफेयर करना, फिर लोगों को मतलब आपका सही रास्ता दिखाना, फिर कानून का व्यवस्था देखना सही है कि नहीं, क्या न्यायालय सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जुडिशियल शुड ऑलवेज बी फ्री एंड फेयर। जो न्यायालय होता है वो जो है हमेशा फ्री रहना चाहिए। वो जब जज एक डिसीजन आपको देता है वो किसी में दबाव में आकर नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जज जो है आपको फैसला सुनाने जा रहा है और उसके कंधे पर जो है चाकू या आपका गन रखा हुआ है कि चलो मैं जो बोलता हूँ वही आप करो। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो वन साइडेड हो जाएगा बेटा। जब एक जज या मैजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाता है वो जो निर्भय होकर करना चाहिए। ही शुड बी फ्री ऑफ फियर एंड देन ओनली द फेयर जजमेंट विल बी देयर इन द सोसाइटी। फिर जैसा ग्रामीण उद्योगों का आगे आना, आजकल जैसा आप देख सकते हैं, जैसा आपका स्टार्टअप इंडिया होता है, स्मार्ट पॉलिसीज वगैरह, इससे क्या है कि हमारा देश का जो नवयुवक है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू विल बी अ सिटीजन ऑफ दिस, टुडे यू आर अ चाइल्ड, टुमारो यू विल बी अ सिटीजन, सो देन व्हाट विल हैपन, यू द नेशन विल बी ऑन योर शोल्डर्स। That time you can do many things in your own country. No need to peep out of the nation, of the country. Oh, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, आप जॉबलेस नहीं होगे. If you are having talent, if you are having काबिलियत, you can do anything, whatever you want. Yes, the thing is that always I say you be optimistic, be optimistic, be optimistic. यानी कि आशावादी रहिए, आगे का सोचिए, हताश मत होइए. ये चीज सबसे बड़ी बात है बेटा। अब आते हैं आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज, दीज आर टू फेजेस ऑफ अ सिंगल कॉइन, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि कोई भी सिक्का में सिर्फ हेड हेड नहीं होता है, टेल टेल नहीं होता है। एक साइड हेड होगा तो दूसरा साइड टेल होगा। अब अगर आप फंडामेंटल राइट्स को हेड मानकर चलते हैं तो ड्यूटीज क्या हो जाएगा बेटा? टेल हो जाएगा। हाँ, एक चीज है, ड्यूटीज आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि ये ड्यूटीज क्या जरूरत है। बेटा याद रखिए, जब तक रात नहीं होता आप सुबह का आनंद नहीं ले सकता, दिन का आनंद नहीं ले सकता। हमेशा ही 24 घंटा उजाला ही उजाला रहेगा, कोई आपको कभी गुड नाइट नहीं बोलेगा, हमेशा गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग रहेगा। आपको कैसा लगेगा बताइए? आप बोर हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको मतलब एक नींद चाहिए, एक सुकून चाहिए, आँखों को एक ठंडक चाहिए, और वो हमें वो काली रात ही दे सकती है जब हम थक कर अपने बिस्तर में सो जाते हैं, सारे थकान दूर करके आराम करके अगले दिन एक नए शक्ति के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हम उठते हैं, ताकि यस लेट अस डू समथिंग टुडे। नाउ यहाँ पर आता है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करें। It's the responsible of every citizen, responsibility that whatever is there in the constitution, we have to obey it. We have to do according to the rules and regulations. We cannot take any step beyond that. राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। बेटा राष्ट्रगान जनगण मन, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अभी फिलहाल एक गाना निकला है जो हमारा गुरु रंधावा जी ने गाया, नाच मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी नाच। जैसे आप सुनते हो आप भी नाच सकते हो, रानी तो नाच रही है, साथ में आप भी नाचो, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन फर्क क्या है
जब राष्ट्रगान चल रहा हो, अगर आप खुद गा रहे हो या फिर आपके आसपास कहीं पे राष्ट्रगान चल रहा हो, तो आपको तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। यू कैनॉट दैट टाइम स्टैंड लाइक दिस और लाइक दिस। आपको सीधे खड़े होकर आपका सम्मान देना चाहिए उसको, बिकॉज राष्ट्रगान देश के सम्मान का स्मारक है। ये जो है एक देश का गान है, इट्स अ यूनिटी सिंबल। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर दिगलीपुर तक, कैम्बल बे तक, मैं कश्मीर कन्याकुमारी नहीं बोलूंगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। हर जगह पर जो है आपका ये गान गाया जाता है। जब झंडा फहराया जाता है या ध्वजारोहण होता है, उस वक्त यही गीत, यही गान गाया जाता है, कोई और गान नहीं गाया जाता है। दैट शोज द यूनिटी। वो हमारा एकता को झलकाता है, वो दिखाता है कि हम सब भले ही विभिन्नताओं से भरे हो, बट हम एक हैं। राष्ट्रीय ध्वज बेटा, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंगों में चक्र होता है। क्या आपको पता है जो चक्र में जो स्पोक्स होते हैं 24, वो हमें क्या याद दिलाती है? 24/7 यू हैव टू बी देयर रेडी फॉर द नेशन, फॉर योर ड्यूटी। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप बंदूक उठा लो और चले जाओ आप एलओसी में और फायरिंग शुरू कर दो, नहीं। आप बच्चे हो, व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ? टू स्टडी एंड टू गेट गुड मार्क्स। आपका एक ही ड्यूटी अभी है कि आप अच्छे से पढ़ो, आप मेहनत करो। जितना आप मेहनत करोगे बेटा, उतना आपका आधा आधा एक एक करके मार्क जुड़ता जाएगा और आपका जिंदगी अच्छा होता जाएगा। अगला, राष्ट्र के प्रभुसत्ता, एकता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा करे। मीन्स टू सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द नेशन। To safeguard the unity, how we can do that? By respecting others' religion, others' culture, others' language, by respecting our parents. Start from family beta, no need to go to the nation now. Respect your parents. माँ बाप का सम्मान कीजिए, respect your elders, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। Listen what they say and do that. अभी आपको उम्र ऐसा है कि अगर आपको कोई कहे कि बेटा ऐसा मत करो, आपको बड़ा गुस्सा आता है। हर चीज में मत करो मत करो मत करो। लेकिन बेटा 10 साल बाद जब आप इन माँ बाप के जगह पर खड़ा होगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे सही रास्ता दिखाया था, बड़ों ने मुझे सही रास्ता दिखाया था। और ये बहुत जरूरी है बेटा। प्रभुसत्ता हमेशा देश को आगे लेके जाने का सोचिए। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, यू आर ए ड्रॉप इन द ओशन नेम्ड इंडिया। अगर भारत को एक महासागर कहे तो हम एक बूंद है। मैं भी हूं, आप भी हो। एक बूंद भी नहीं है बेटा, उससे भी कुछ छोटा हो तो शायद वो है हम। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपने कार्य को सही तरह से करें तो फिर हम जरूर, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना टैक्स सही तरह से भर दे, अगर अपना कार्य सही तरह से कर ले, अगर अपना हर काम पूर्ण रूप से सच्चाई से करे, तो ये देश में जो है आपका किसी न्यायालय का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि खुद ब खुद एक देश जो है आपका सोने की चिड़िया जो कहलाती थी वो वैसा ही रहेगा। वो सोना जो है उससे कोई नहीं छीन सकता। सोना से मेरा मतलब था यहाँ पर जो गौरव, दैट इज द प्राउड ऑफ द नेशन। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर व्यू पॉइंट चिल्ड्रन। आप ध्यान दीजिए, जब हम क्लास में होते हैं बच्चे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाउ 11th, नेक्स्ट ईयर यू विल बी नाउ नेक्स्ट सेशन यू विल बी इन 12th। डेस्क में बड़ा अच्छा से साफ करते हैं, कंपास से खुरच के साफ करते। उसका बाद उसमें लिखते हैं अपना नाम और बगल में स्टार। यानी कि उसका दिल में क्या होता है, जब मैं पास होकर यहाँ से चला जाऊंगा या जाऊंगी, तब जो नेक्स्ट आएगा वो देखेगा कि हम भी एक स्टार था। बेटा ये गलत है। अगर आपको स्टार बनना है तो आप पढ़ के अपना नाम आप
उस रिकॉर्ड में लाइए जहां पर आपको बरसों याद किया जाएगा, ना कि चंद दिनों के लिए। पढ़िए, लिखिए और ऐसा मार्क्स लाइए, टॉप में आइए, ताकि खुद ब खुद सब आपको उठकर जगह दे कि वाओ दिस इज द टॉपर, दिस इज द स्टार। वैसा बनिए। और एक चीज आपसे कहनी है कि क्लास का बेंच तो हम खुरच दिए, घर में भी आपका पास स्टडी टेबल होता होगा। क्या आप कभी अपना स्टडी टेबल में गलती से भी एक पेन का मार्क लगाया? नहीं, क्योंकि वहां पर एक शब्द आ जाता है जो हमें कंट्रोल करता है। मेरा पेन है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरा बुक है, मेरा टेबल है, मेरा चेयर है। ये जो वर्ड है ना बेटा, मेरा, बहुत खतरनाक वर्ड है। जैसे ही वो मेरा आ जाता है ना, वी आर बिकमिंग वेरी पोजेस्ड, यू नो, मीन्स वी फील दैट यस इट इज टोटली माइन, आवर पर्सनल। But we are forgetting one thing, that the desk and the bench or the STS buses or whatever we are using, either the boat or anything, whichever places which are meant for the public, those are also ours, because indirectly the tax which we are paying, by from that money only those things are being built and repair and other works are going on. So whose money is that? It is not the money of the foreigners or the other people. It is mine and your money बेटा। हमारा ही पैसा है जो वहाँ पे भी लगता है, तो वो चीज़ भी हमारा है। अगर वो चीज़ आपके अंदर आ जाए कि यस ये भी मेरा है, तो फिर हमारा देश बहुत ही अच्छा बन सकता है। अब मैं कर्तव्य में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। आजकल जो बड़ा ही प्रचलन है, बाइक, मीन्स बच्चा जैसे ही आपका मीन्स ही बिकम्स 16, 17, 18, मम्मी पापा मेरे को बाइक चाहिए। ठीक है, जैसे ही देखता है कि फ्रेंड जो है 1 लाख का बाइक खरीदा, मम्मी मेरे को 1,20,000 का बाइक चाहिए, बूम 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 बाइक चाहिए मुझे। और मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, मेंस स्ट्राइक, टोटली हंगर स्ट्राइक। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बाइक लेके दे देते हैं। ओके, यू आर हैविंग द राइट, यू पीपल आर गुड चिल्ड्रन, यू आर हैविंग टू एंजॉय, राइट्स टू एंजॉय एवरीथिंग, you can enjoy your life, but क्या आपको नहीं लगता कि बाइक में ओवर स्पीड जाना गलत है बेटा? मैं कहती हूं, और ये कैसा होता है, जस्ट एक छोटी सी मतलब बताती हूं, गौर कीजिएगा। अगर आप बाइक में जो है 40s में जा रहे हो या 50s में, आपका फ्रेंड्स देख के जा रहा है लल्लू आपको बोलेगा, यू विल नॉट लाइक इट। उसके बाद आपका स्पीड अगर थोड़ा बढ़ा, वाओ, वर्ड कम्स व्हाट, वाओ। हाँ, जब आप फुल रेस में जा रहे हो, मीन्स यू आर नॉट सीन, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपको जो जैकेट है वो दिख रहा और बाइक का साउंड आ रहा है और कुछ पार हो गया, वाओ बेटा, दैट वाओ इज द थिंग विच कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जब वो वाओ वाला सिचुएशन आ जाता है ना, लास्ट में अगर आपको कोई तकलीफ हो गया, हु विल क्राई फॉर यू? द पेरेंट्स, माँ बाप, और जो आपका भला चाहने वाले हैं वही आपके पास बैठकर रोते हैं बाद में। एंड नॉट दैट वाओ पर्सन। हियर आई एम नॉट टोंटिंग यू दैट यू डोंट मीन्स राइड अ बाइक, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट इफ यू वांट टू यूज इट बेटा, बट इन अ प्रॉपर वे। There is a way to use it. There are some do's and don'ts which you have to follow. You have to follow the traffic rules when you are on the road, on a bike or a 4-wheeler or 2-wheeler, whatever you are riding or driving. That is, you have to obey the traffic rules. Then you will be safe yourself also beta, and you can live your life in a better way. बच्चे, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं कि ये आप नहीं जानते, प्रत्येक चीज हम जानते हैं, पर ऐसा होता है कि हम जानकर भी कभी कभी चीज़ों को भुला देते हैं, अपने जहन से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। आपको जो है अगर अपना अधिकार को सही तरह से इस्तेमाल करना है, उसका आनंद उठाना है, तो याद रखिए कर्तव्यों का भी सम्मान कीजिए, कर्तव्यों को सराखों पर रखिए, तभी आप अधिकारों को उससे भी ज़्यादा सराखों पर पाएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों, ये जो हमारा क्लास था फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, शायद आप समझे होंगे। आप उम्मीद है आप आगे भी इन बातों पर गौर करेंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना क्लास को समाप्त करती हूँ। बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।